एक देश एक चुनाव। सरकार काफी लंबे समय से इस बिल को लाने की तैयारी में थी और 17 दिसंबर को इस बिल को लोकसभा में पेश भी कर दिया गया। इस विधेयक को संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजाद भारत में जब 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर 1967 तक लगातार वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा। मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। देश में एक देश एक चुनाव की परंपरा 1967 तक जारी रही। फिर क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव अलग और विधानसभाओं के चुनाव अलग होने लगे और वर्तमान समय में वापस से एक देश एक चुनाव की बात जो कही जा रही है, उसको लेकर क्या मतभेदताएं हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में क्या कठिनाई आ सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को करवाने में और वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है, इस पर मैं आज जानकारी दूंगा। और हम ये भी बात करेंगे कि विश्व में कौन कौन से देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा चल रही है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इससे आम जन को क्या फायदा होगा। तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजाद भारत का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ और तब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1957, 1962 और 1967 तक यह परंपरा जारी रही। अब 1959 में हुआ ये कि बिहार के तब के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी की सरकार दल बदल के चलते अल्पमत में आ गई और विधानसभा को भंग करना पड़ा। और उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव भी 11 महीने पहले करा लिए। इन सब के चलते केंद्र और राज्य के चुनाव आगे पीछे हो गए। अब देखा जाए तो 2029 में यह परंपरा शायद फिर से शुरू हो सकती है। इससे पहले कि हम ये समझें कि 29 में क्या यह परंपरा फिर से शुरू होगी, आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर में है क्या, इसका मतलब क्या है। तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं और अन्य निकायों के चुनाव हो सकेंगे, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय या चरणबद्ध तरीके से वोट डाल सकेंगे। एक ही दिन स्थानीय निकाय चुनाव भी आयोजित किए जा सकेंगे। क्या आपको पता है 1967 में जब वन नेशन वन इलेक्शन चला, उसके बाद जो परंपरा चली किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए देश को लग रहा है कि शायद ये नया शगुफा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लेकर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2024 तक पिछले 10 वर्षों से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। आइए समझते हैं कि 2014 से 2024 तक क्या हुआ। तो मई 2014 केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और इसके बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने भी कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, इससे करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। अब जून 2019 में पीएम मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुला ली। अब नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की बहुत आवश्यक जरूरत बताया। सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की एक अध्यक्षता में कमेटी बना दी, जिनका काम था वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट सौंपना। फिर आते हैं मार्च 2024 में कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंप दी। फिर आते हैं 2024 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे और इसके 100 दिनों के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव भी कराए जा सकेंगे। आते हैं दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने बिल पास कर दिया। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ विपक्षी दल बोल रहे हैं कि हर बार एक नया शगुफा लेकर आती है बीजेपी। तो ये नया शगुफा नहीं है। बीजेपी 2014 से प्रयासरत है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। आइए अब ये जानते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो है स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा है। तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इन 7 देशों की चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। आइए समझते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ रिकमेंडेशन दी हैं।
तो कमेटी ने 5 सुझाव दिए हैं। पहला, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कही कि यदि जहां कहीं किसी को बहुमत नहीं मिलता, जिसको हंग असेंबली कहते हैं, वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करें। और उन्होंने एक सुझाव और दिया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति यानी कि मैन फोर्स और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। ये तैयारियां पहले से ही कर ली जानी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों को संसद में उठाकर लोगों के बीच रखकर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं सरकार और सरकार के समर्थन करने वालों का यह कहना है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए सरकार लगातार 5 साल चुनावी मोड में रहती है। जो सरकार के मंत्री हैं, लगातार उनको चुनावी सभाओं में जाना पड़ता है, इससे कार्य प्रभावित होते हैं। अलग अलग चुनाव करवाने में धन ज्यादा खर्च होता है। ऐसे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ध्यान से समझना कि बड़ी परेशानी यह है कि अगर आप कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन बढ़िया है, तो कुछ मूर्ख ये कहेंगे ये तो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की बात चलाया जा रहा है। वहीं अगर आप ये कहें कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा नहीं है, तो कुछ मूर्ख ये कहेंगे कि अरे ये तो देशद्रोही है। तो मूर्खताओं से बचिए और ध्यान से समझिए कानून क्या कहना चाह रहा है, देश के लिए क्या बढ़िया है। इन दो बातों को ठीक से समझने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं समर्थन में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है। और अगर आपके पास कोई तर्क है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ध्यान से समझिए, मैं क्या सोच रहा हूं या मैं क्या बोल रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कानून क्या बोल रहा है और देश की जरूरत क्या है। तो समर्थन में तर्क ये दिए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही चालू हो जाएंगे, तो वैसे ही साल में जो 5 से 6 राज्यों के चुनाव होते हैं, जिससे देश के विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इस तरह की चीजें समाप्त हो जाएंगी। जैसे उड़ीसा का उदाहरण देते हुए कहा कि 2004 के बाद से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं वहां, लेकिन नतीजे तो वहां अलग अलग रहे हैं। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू हुई, जिससे सरकार के कामकाज और दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ा। तो ओडिशा का उदाहरण देकर समर्थन के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि इससे जो फायदा ही फायदा होगा। पूरे देश के विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तो इसमें चुनाव पर होने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। अब विरोधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो वोटर के फैसले पर असर पड़ सकता है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे, तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। इस स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी को यह डर रहता है कि अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। वहीं अगर लोकसभा 5 साल के पहले भंग कर दी जाती है तो क्या होगा? इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग हो चुकी है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। तो विरोधी जो तर्क दे रहे हैं, तो इन तर्कों में बड़ा दम है। सरकार को इन बातों का उत्तर देना चाहिए। पहला तो बड़ा तर्क यह है कि जो नेता चुने गए हैं उनकी जवाबदेही का क्या होगा। अगर उनको अगले 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं जाना है, तो किसी पार्टी को 5 साल तक लोगों को मुंह नहीं दिखाना है, तो हो सकता है कि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल जाएं। इसके लिए राइट टू रिकॉल जैसे प्रावधान लाए जा सकते हैं और सरकार को इसका ठीक ठीक जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर यदि लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो गई तो क्या होगा? क्या फिर अलग अलग चुनाव होने नहीं शुरू हो जाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर सरकार को पहले देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि खर्चे किस तरह से कम होंगे। वर्तमान समय में चुनाव में क्या खर्च हो रहे हैं और आने वाले समय में इसकी कितनी कटौती होगी। बचे हुए पैसों को क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म में लगाया जाएगा या उनको किसी तरह से मैनेज किया जाएगा? ऐसे कई प्रश्न जो विरोधी पूछ रहे हैं, सरकार को उनका उत्तर देना चाहिए। अब आते हैं कि मेरी समझ क्या कहती है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो 17 दिसंबर को सदन में इस बिल को पास कराने के बाद सरकार इसे जेपीसी में भेजने की तैयारी में है। लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होने वाला।
इसका सबसे बड़ा कारण है विपक्ष का इसके खिलाफ होना। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस बिल को पास कराना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। दरअसल संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत होना जरूरी है। दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत होना और मतदान में 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए। मगर एनडीए के पास संसद में 2/3 बहुमत नहीं है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के दल वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ हैं। वो शुरुआत से ही इस बिल पर विरोध जता रहे हैं। संसद में बिल पेश होने के दौरान भी वे बिल का विरोध करते पाए गए। तो अब ऐसे में सरकार कैसे इस बिल को पास करा पाएगी? तो आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल ला रही है। इनमें एक संविधान संशोधन का बिल है जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। अब बात करें लोकसभा की, तो यहां पर 543 सीटों में से एनडीए के पास अभी 292 सीटें ही हैं और 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सदस्यों का भी उन्हें समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। लेकिन 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए 164 सीटों की जरूरत है। तो ऐसे में इस बिल पर सरकार के लिए बहुमत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने अपना समर्थन दिया था, जबकि 15 दलों ने विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों की लोकसभा सांसदों की संख्या 205 है। यानी कि इससे यह तो साफ है कि बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं सरकार इस बिल पर व्यापक सलाह मशवरे की बात कर रही है और इसे अब जेपीसी को भेज रही है। जेपीसी का अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा और उसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यह बिल दोनों सदनों में पास हो पाएगा या फिर बहुमत के अभाव में सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का सपना सपना ही रह जाएगा। अब देखा जाए तो हर समाधान कुछ समस्याएं लेकर तो आता ही है। बहुत जरूरी है कि ऐसी बातों पर स्वस्थ चर्चा की जानी चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और जुड़े रहिए आपके अपने प्लेटफॉर्म होराइजन के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।